हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था सौरमंडल, ब्रह्मांड और पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो कई सारे सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिए और आज एक और सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। इस सिद्धांत का नाम है या इस परिकल्पना का नाम है ओटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना। इसको इंग्लिश में अगर आप कहें तो इस प्रकार कहेंगे इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे आज, और इसके बाद एक सिद्धांत आपका बचेगा जिसको आप लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग सिद्धांत जो है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। उसको हम लोग इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे, यानी इस परिकल्पना के बाद हम लोग सीधे बिग बैंग थ्योरी पढ़ लेंगे। फिर आपका ये जो पूरा सिद्धांत वाला टॉपिक है, यानी कि जितनी भी परिकल्पनाएँ हैं, सिद्धांत हैं, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं ओटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना क्या है। रूसी वैज्ञानिक थे ओटो स्मिथ। इन्होंने 1943 में सौरमंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। देखिए, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अभी तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया, किसी दार्शनिक ने अभी तक नहीं बताया है। जितने भी वैज्ञानिक आए हैं, चाहे जेम्स जीन्स हों, चाहे इमैनुअल कांट हों या फिर ओटो स्मिथ हों, ये सब सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत दे रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो देगा वो बिग बैंग सिद्धांत देगा, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो है सौरमंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की, और इसके अनुसार अब ये क्या कहते हैं, देखिए, ये कहते हैं आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल कण फैले हुए थे। देखिए, पॉइंट समझते रहिए। इन्होंने कहा कि आदिकाल में, यानी प्राचीन काल में, बहुत पहले ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में क्या फैले हुए थे? गैस और धूल के कण। इन गैस मेघों, यानी ये गैस के जो बादल थे, और धूल कणों की उत्पत्ति उल्काओं या तारों से निकले पदार्थों से मानी जाती है। ये जो गैस और धूल कण फैले हुए थे अंतरिक्ष में, ये कहाँ से उत्पन्न हुए थे? तो ये तारों और उल्काओं से निकले हुए थे। प्रारंभ में जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ का मतलब बादल, तथा धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। परिणाम स्वरूप धूल कण संगठित तथा घनीभूत होकर एक चपटी तस्तरी में बदल गए, यानी डिस्क में बदल गए। अब ये कहना चाह रहे हैं कि पहले शुरुआत में ऐसे बहुत सारे जो है धूल कण और गैस के बादल फैले हुए थे अंतरिक्ष में। फिर यहाँ से एक सूर्य गुजरता है, और सूर्य क्या करता है? इन धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये धूल कण और गैस संगठित होकर घनीभूत होकर एक चपटी तस्तरी यानी डिस्क में, यानी एक प्लेट टाइप में रूपांतरित हो जाते हैं। आगे देखिए, प्रारंभिक अवस्था में धूलिकण अप्रत्यास्थ यानी नॉन इलास्टिक, मतलब इलास्टिक नहीं थे। इलास्टिक मतलब क्या होता है? लचीलादार। तो जो धूल कण थे वो तो लचीलेदार नहीं थे, अप्रत्यास्थ थे। अप्रत्यास्थ रूप में आपस में टकराने के कारण अपनी गति खोते गए, यानी धूल कण जैसे जैसे एक दूसरे से टकराते गए, उनकी गति कम होती गई। अंततः उनकी गति मंद पड़ गई, यानी धीमे पड़ गई, तथा संगठित होकर ग्रहों के भ्रूण के रूप में बदल गए, यानी ग्रहों का जो भ्रूण है, केंद्र, उसके रूप में परिवर्तित हो गए। जबकि गैस कण ये प्रत्यास्थ रूप से टकराने के कारण गति मंद न हो पाने से संगठित तथा घनीभूत नहीं हो पाए। अब जो गैस थे, चूँकि इनके कण बड़े बड़े, मतलब सॉरी इनके कण जो होते हैं गैस के दूर दूर होते हैं, अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं, तो इनमें प्रत्यास्थ वाली जो प्रवृत्ति वो पाई जाती थी, तो ये संगठित नहीं हो पाए। क्योंकि देखिए, जो गैसों के कण होते हैं ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इनमें जो है आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा घनीभूत नहीं हो पाया, संगठित नहीं हो पाया, फैला रहा, यानी इकट्ठा नहीं हो पाया। जबकि गैस कण प्रत्यास्थ रूप से, ये देखिए, टकराने के कारण गति मंद न होने से संगठित तथा घनीभूत नहीं हो पाए। ये तो यही चीज़ लिखी हुई है। आगे चलकर ये भ्रूण और अधिक पदार्थ आत्मसात करके बड़े होकर एस्टेरॉइड का रूप धारण कर लिए। अंत में ये एस्टेरॉइड
अपने आसपास के अन्य पदार्थों को आत्मसात करके बड़े बड़े ग्रहों में बदल गए। तो समझ में आया, यानी कि जो धूल कण थे वे आपस में संगठित हुए और संगठित होकर के पहले उन्होंने एक भ्रूण यानी केंद्र का निर्माण किया जो ग्रहों का केंद्र बना। फिर बाद में और पदार्थ उससे चिपकते गए यानी आकर्षित होते गए, संगठित होते गए और बड़े बड़े ग्रह बन गए। और जो धूल, और ये तो धूल कण की बात होगी, जो गैस थे वो चूँकि उतनी जल्दी जो है कि संगठित नहीं हो पाए, इकट्ठे नहीं हो पाए, क्योंकि उनमें आकर्षण बल उतना ज़्यादा नहीं था। वो एक प्रकार से इलास्टिक टाइप के थे, लचीले, मतलब आप कह सकते हैं इलास्टिक का मतलब जिनमें फैलाव अधिक हो। तो गैस के कण जो थे वो ज़्यादा फैले हुए थे। तो उन्होंने एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण किया। जैसे आप देखेंगे जितने भी बड़े ग्रह हैं वो ज़्यादातर गैसीय रूप में हैं। जैसे आप बृहस्पति को देख लीजिए, शनि को देख लीजिए, अरुण, वरुण, इन सभी ग्रहों को देखेंगे तो आप देखेंगे ये सब गैसीय हैं, क्योंकि ये संगठित नहीं हो पाए थे, गैसों के रूप में फैले थे। गैस दूर तक फैलती है, तो इसी कारण ये ग्रह जो हैं बड़े बड़े बन गए। जबकि जो धूल के कण वाले थे वो छोटे ग्रह बने, जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब धूल के कण वाले गैस हैं। फिर देखिए, ग्रह निर्माण के बाद भी कुछ पदार्थ बचे रहे जो घनीभूत होकर अपने समीपी ग्रह का चक्कर लगाने लगे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये इन्होंने आसान सी थ्योरी दी थी, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। जो गैस के कण थे वे बड़े ग्रहों का निर्माण करते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और जो धूल के कण थे वो छोटे छोटे ग्रहों का, यानी ठोस ग्रहों का निर्माण करते हैं, जैसे पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। बस इतना आपको समझना है। मूल्यांकन की बात करें तो स्मिड की जो परिकल्पना है वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर चलती है, परंतु उसमें कई दोष मिलते हैं। गैस, मेघ, धूलकण की उत्पत्ति तथा उपस्थिति का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। तो पहली कमी इनके में यही थी, मैंने बताया ना कि ओटो स्मिड ने मान लिया कि आदिकाल में गैस और धूलकण अंतरिक्ष में फैले हुए थे, ब्रह्मांड में फैले हुए थे, इन्होंने मान के चला। तो इनसे यही सवाल पूछा गया कि वो धूलकण और गैस कण आए कहाँ थे। तो इन्होंने कहा कि उल्का पिंड से आए थे और क्षुद्र ग्रहों से आए थे। तो फिर इनसे पूछा गया कि वे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड कहाँ से आए थे, ब्रह्मांड का निर्माण ही नहीं हुआ था, तो उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह कहाँ से आ गए। तो ये उसका जवाब नहीं दे पाए, यानी कि इनकी थ्योरी उसका जवाब नहीं दे पाई। यदि गैस, मेघ और धूलकण बिखरे थे तथा शिथिल थे तो सूर्य उनका अपहरण करने में कैसे सफल हो पाया, इसका संतोषजनक हल स्मिड नहीं दे पाते। दूसरा सवाल ये था कि भाई अगर मान लेते हैं कि धूल कण और गैस बिखरे हुए थे तो सूर्य कहाँ से आया, उनके पास कैसे आ गया और उसने कैसे आकर्षित कर लिया उन सबको। इन सब का ये सही स्पष्टीकरण नहीं दे पाते, इस कारण इनकी थ्योरी बाद में फेल हो जाती है। तो एक छोटा सा सिद्धांत था, और अब जो आपकी सारी परिकल्पनाएं थीं पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित, वो सारी परिकल्पनाएं या सिद्धांत खत्म हो चुके हैं। अब आपका एक सिद्धांत बचा हुआ है बिग बैंग थ्योरी, या जिसको बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। वो आपका है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, तो उसको हम लोग देख लेंगे डिटेल में। फिर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सिद्धांत परिकल्पना वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।